Hello everyone. A very warm welcome to all of you. Welcome to Swa Education. Myself Radha. And today we are going to discuss about toxic substances. And this is lecture number 14. 13 lecture already channel पे upload हो चुके हैं. अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो, so you can access those lecture from the playlist. And these lecture are mainly beneficial for the aspirant who are going to prepare for Rajasthan and Haryana Food Safety Officer exam. हम लोगों ने इस यूनिट में से ऑलमोस्ट सारा जितना भी पोर्शन है वो कंप्लीट कर लिया है. ये लास्ट लेक्चर है इस यूनिट का. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेस लेक्चर. सो टॉक्सिक सब्सटेंस क्या होते हैं? टॉक्सिक सब्सटेंस यानी कि जो हार्मफुल होंगे. टॉक्सिक से हमें पता चल रहा है ये क्या होंगे, हजार्डस होंगे ह्यूमन हेल्थ के लिए, और वी कैन से हार्मफुल होंगे ह्यूमन हेल्थ के लिए. सो टॉक्सिक सब्सटेंस क्या होते हैं? वो सब्सटेंस जो पॉइजनस हो सकते हैं या फिर ह्यूमन के हेल्थ को इफेक्ट कर सकते हैं. एग्जाम्पल के लिए गैसोलीन, अल्कोहल, पेस्टिसाइड, फ्यूल ऑयल, ये सारे इसके अंदर आ सकते हैं, और कुछ केमिकल्स भी इसके अंदर आ सकते हैं. सो केमिकल भी टॉक्सिक हो सकते हैं, वो भी हार्मफुल हो सकते हैं अंडर सर्टेन कंडीशन. क्लियर? सो वन लाइन में अगर एक्सप्लेन किया जाए, सो टॉक्सिक सब्सटेंस वो हजार्डस सब्सटेंस होते हैं जो ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट करते हैं. नेक्स्ट आता है यहां पर हेल्थ इफेक्ट क्या कॉज कर सकते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस. सो जैसे कि हम लोग बात करते हैं गैसोलीन की. सो गैसोलीन क्या कर सकता है? वोमिटिंग, डायरिया, और अगर लार्ज अमाउंट में इसको ले लिया जाए या फिर इन कॉन्टेक्ट आ जाए ये बॉडी के, सो ये इवन डेथ भी कॉज कर सकता है. क्लियर? नेक्स्ट आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ टॉक्सिक एजेंट इन एनिमल, कि किस तरीके से टॉक्सिक एजेंट जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं एनिमल में. तो टॉक्सिक एजेंट किस तरीके से एब्जॉर्ब होते हैं एनिमल के बॉडी में? सो एब्जॉर्प्शन में अकर थ्रू जीआई ट्रैक यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के थ्रू, स्किन के थ्रू, लंग्स के थ्रू, आईज के थ्रू, ममरी ग्लैंड्स, यूटेरस, एज वेल एज फ्रॉम साइट ऑफ इंजेक्शन. सो ये सारे वेज होते हैं जिसके थ्रू टॉक्सिक एजेंट एनिमल के बॉडी में एब्जॉर्ब हो सकते हैं. जो मेन फैक्टर इफेक्ट करता है एब्जॉर्प्शन को, वो कौन सा फैक्टर है? एब्जॉर्प्शन और वी कैन से ट्रांसलोकेशन. इन दोनों को जो मेन फैक्टर इफेक्ट करता है वो है वाटर सोल्युबिलिटी. ये प्राइमरी फैक्टर होता है, यानी कि सोल्युबिलिटी प्राइमरी फैक्टर होता है जो इफेक्ट करता है एब्जॉर्प्शन को भी और ट्रांसलोकेशन को भी. जब हम एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, सो इनसोल्युबल जो सोल्ट होते हैं वो पुअरली एब्जॉर्ब होते हैं, जबकि लिपिड सोल्युबल सब्सटेंस जो है वो जल्दी से एब्जॉर्ब हो सकते हैं. नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन. सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि टॉक्सिक एजेंट क्या होते हैं. वो एजेंट जो कि हार्मफुल इफेक्ट कॉज करते हैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर. इसके अलावा उसके बाद हम लोगों ने इसके एग्जाम्पल देखे. देन हम लोगों ने देखा ये एब्जॉर्ब कैसे होते हैं. सो जीआई ट्रैक, स्किन, मेमोरी ग्लैंड के थ्रू ये एब्जॉर्ब हो सकते हैं. देन एब्जॉर्प्शन के बाद में ये टॉक्सिक एजेंट डिस्ट्रीब्यूट या ट्रांसलोकेट कैसे होते हैं. सो डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसलोकेशन ऑफ टॉक्सिक एजेंट इज बाय द ब्लड स्ट्रीम. किसके थ्रू होते हैं? ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू होते हैं. एंड मेनली जो डिस्ट्रीब्यूशन है केमिकल्स का, वो उसको कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है? वाटर सोल्युबिलिटी. जो पोलर सोल्यूबल एजेंट होते हैं वो कैसे एक्सक्रीट होंगे? किडनी के थ्रू. जबकि लिपिड सोल्यूबल केमिकल जो होंगे वो बाइल या फिर फैट डिपॉजिट के फॉर्म में एक्सक्रीट होंगे. क्लियर? देन आता है मेटाबॉलिज्म ऑफ टॉक्सिक एजेंट इन एनिमल. सो मेटाबॉलिज्म और वी कैन से बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक एजेंट बाय द बॉडी इज एन अटेम्प्ट टू डिटॉक्सिफाई. मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म का मतलब होगा जो टॉक्सिक सब्सटेंस बॉडी के अंदर है उनको रिमूव करना, डिटॉक्सिफाई करना बॉडी को. सो मेटाबॉलिज्म ऑफ टॉक्सिक एजेंट बाय द बॉडी is an attempt to detoxify.
in some instance metabolized xenobiotic agent. Xenobiotic agent means जो ड्रग एज अ टॉक्सिक सब्सटेंस एक्ट करते हैं आर मोर टॉक्सिक देन द ओरिजिनल कंपाउंड. देयर आर टू फेज ऑफ मेटाबॉलिज्म. दो फेज होते हैं. पहला आता है फेज 1, दूसरा आता है फेज 2. जो फेज 1 होता है टॉक्सिक एजेंट के मेटाबॉलिज्म का, उसमें मेनली ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस ये मैकेनिज्म फॉलो होते हैं. ये रिएक्शन जो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस है, ये मेनली कौन कैटालाइज करता है? हिपैटिक एंजाइम. हिपैटिक यानी कि लीवर में जो एंजाइम प्रेजेंट होंगे. जनरली कन्वर्ट फॉरेन कंपाउंड टू डेरिवेटिव फॉर फेज 2 रिएक्शन. और जो ये हिपैटिक एंजाइम है, ये क्या करते हैं? ये उन सारे कंपाउंड को कन्वर्ट करेंगे फेज 2 रिएक्शन के लिए. प्रोडक्ट ऑफ फेज 1 however may be excreted as such if polar solubility permit translocation. और जो फेज 1 का प्रोडक्ट है वो कैसे एक्सक्रीट होगा? सोल्यूबिलिटी एक मेन फैक्टर होता है, उसके थ्रू. वही यहां पर मेन फैक्टर के जैसा काम करेगा. देन आता है फेज 2. फेज 2 प्रिंसिपली इन्वॉल्व कॉन्जुगेशन और सिंथेसिस रिएक्शन. सो फेज 1 में टॉक्सिक एजेंट के मेटाबॉलिज्म के लिए मेनली ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस होता है, जिसमें लिवर के जो एंजाइम है वो पार्टिसिपेट करते हैं और उन सारे कंपाउंड को प्रिपेयर करते हैं जो फेज 2 रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे. फेज 2 में कॉन्जुगेशन और सिंथेसिस रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं. जो कॉमन कॉन्जुगेट इन्वॉल्व होते हैं वो हैं ग्लूक्यूरोनाइड्स, एसिटाइलेशन प्रोडक्ट and combination with glycine. And metabolism of xenobiotic agent seldom follow a single pathway. So इन दोनों में से एक पाथवे के थ्रू क्या देखने को मिलता है? हमें मेटाबॉलिज्म देखने को मिलेगा xenobiotic एजेंट का. सो मेन चीज हमें क्या समझ में आए कि जो मेटाबॉलिज्म है टॉक्सिक एजेंट का, इसका मतलब है टॉक्सिक एजेंट को बॉडी से रिमूव करना और एक अटेम्प्ट डिटॉक्सिफिकेशन का, जिसमें दो फेज मेनली इन्वॉल्व होते हैं, फेज 1 और फेज 2. फेज 1 में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस मैकेनिज्म फॉलो होता है और हिपैटिक एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं. और फेज 2 में कॉन्जुगेशन और सिंथेसिस रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं. सो नेक्स्ट यहां पर मैंने कुछ क्वेश्चन डाले हुए हैं इस यूनिट के, ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए कि आप लोगों ने इस यूनिट में जो पढ़ा है वो आपको कितना समझ में आया है. सो फैटी एसिड आर ऑक्सीडाइज्ड बाय, ये राजस्थान फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्जाम का पेपर का क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर से. हम लोगों ने फैटी एसिड ऑक्सीडेशन हम लोगों ने देख लिया था. दैट फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म जो है बीटा ऑक्सीडेशन, अल्फा ऑक्सीडेशन और ओमेगा ऑक्सीडेशन. सो क्या हो जाएगा? अल्फा एंड बीटा ऑक्सीडेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एंटी हेमरेजिक, यह भी हम लोगों ने देख लिया था, दैट इज विटामिन के. नेक्स्ट आता है विच न्यूट्रिएंट हेल्प इन प्रिवेंटिंग माइक्रोसिटिक एनीमिया. सो हमें पता है कि माइक्रोसिटिक एनीमिया आयरन की डिफिशियंसी की वजह से होता है. सो आयरन न्यूट्रिएंट जो है वो इसकी प्रिवेंशन में हेल्प कर सकता है. सो हम लोगों ने देखा था, ये वाला चार्ट मैंने विटामिन जब करवाया था आपको करवाया था. सो आयरन की डिफिशियंसी की वजह से एनीमिया होता है, और अगर हम लोग आयरन का प्रॉपर अमाउंट जो है उस इंडिविजुअल को दे देंगे, सो प्रिवेंशन किया जा सकता है एनीमिया से. व्हाट इज द जनरल मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम, ये भी हम लोगों ने देखा था कि ये क्या करती है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करती है. इस चार्ट के थ्रू हम लोगों ने समझा था. देन यहां पर है कि यहां पर मैच करना है. सो आयरन की डिफिशियंसी की वजह से एनीमिया होता है. सी का क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में दिया गया है. और कैल्शियम का भी मैंने आप लोग को बताया था, ये मेनली ब्लड क्लोटिंग में पार्टिसिपेट करता है. और आयोडीन जो है इसके डिफिशियंसी की वजह से गोइटर हो सकता है. थायराइड हार्मोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, सो इसका थर्ड हो जाएगा. इफ लिपिड इज द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, रेस्पिरेटरी क्वोशंट विल बी. अगर लिपिड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, सो रेस्पिरेटरी क्वोशंट की वैल्यू क्या होगी? सो इसके लिए आप लोग को ये टेबल देखनी पड़ेगी कि अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज है,
सो रेस्पिरेटरी क्वोशंट की वैल्यू क्या होगी 1। अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट फैटी एसिड या लिपिड है सो 0.7 और अगर प्रोटीन है सो 0.9। सो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, लिपिड पूछा गया है यानी कि फैट पूछा गया है। सो इसकी क्या होती है 0.7 यानी कि लेस देन 1। फैट कंटेंट ऑफ विपिंग क्रीम रेंजेस फ्रॉम, सो मैंने इस टेबल में आपको बताया था कि विपिंग क्रीम का फैट कंटेंट कितना होता है। ये हम लोग ने देखा था यहां पर अप्रोक्स 35%। नंबर ऑफ जीटीपी फॉर्म्ड आफ्टर कंप्लीट एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। सो ये भी हम लोगों ने देखा था कि क्रैब साइकिल की जब हम बात करते हैं सो क्रैब साइकिल में मेनली 2 जीटीपी और कई जगह 2 एटीपी को डिनोट कर दिया जाता है। सो हम लोगों ने यहां पर पढ़ा था कि टीसीएस या सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसको क्रैब साइकिल भी बोला जाता है, वहां पर जब ये 2 बार रन होती है सो 8 NADH 2 FADH और 2 GTP ओब्लिक हम बोल सकते हैं 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन द कार्बन चेन ऑफ अल्फा लिनोलेनिक एसिड। लिनोलेनिक एसिड क्या है, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। सो इसमें कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, सो ये भी मैंने आप लोग को करवाया था कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। और लिनोलेनिक 18 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड होता है जिसके 9th 12th और 15 कार्बन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा यानी कि 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। सो इसका क्या हो जाएगा 3 डबल बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सो इसका क्या हो जाएगा लिग्निन। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को करवाया था कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या एग्जाम्पल हैं। सो इसके अलावा ये पूरा यूनिट हम लोग का कंप्लीट हो गया है। सो अगर आप लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है उसके लिए आप लोग तेलंगाना एफएसओ सीरीज में मैंने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करवाए थे। सो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके उसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा FSSAI MCQ सीरीज है CBT 2 के लिए, उसमें जाके भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड इनसे रिलेटेड MCQ क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो यूनिट हम लोग कवर करेंगे वो है यूनिट 4, जिसमें मेनली हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी का पोर्शन जो है ये स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा ये 5 किंगडम सिस्टम अप टू फाइलम, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल, टाइप ऑफ सेल, एनिमल टिश्यू और ऑर्गन, ये चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है। सो आप लोग इनको चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। क्लियर? So thank you so much everyone. If you find this video beneficial for you, please don't forget to like, share and subscribe this channel for more such kind of videos. And if you have any query regarding this lecture, you can comment down below. Thank you so much.